नमस्कार साथियों। तो हम लोग कक्षा 10 के जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे तो वो था रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रकार हमने देख लिया था, जैसे संयोजन हो गया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। हमने 3 अपक्रियाओं को पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम द्विविस्थापन ऊष्मक्षेपी अपक्रियाओं के बारे में देखेंगे। ये कैसे अपक्रिया होती है, इसमें क्या होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पहुंचते हैं, अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए द्विविस्थापन, देखो दो अपक्रिया होती है, एक होती है विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। तो जो विस्थापन होता है तो विस्थापन में केवल एक तत्व ही विस्थापित करता है, लेकिन जो द्विविस्थापन इसमें दोनों विस्थापित होते हैं। चलिए कैसे विस्थापित, चलिए एग्जांपल से हम देखते हैं। तो हमने इसमें क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कोई ए बी है। क्या है? मान लेते हैं ए बी है। ए बी मान लेते हैं, ए बी रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये मान लेते हैं बॉयज है, ये गर्ल्स। इसी प्रकार दूसरा भी एक है, वो भी अपने फैमिली रिलेशनशिप में रह रहा था, उसका नाम था सी डी। सी डी में ये बॉय है, ये गर्ल। यानी ए भी रिलेशनशिप में रह रहा था और दूसरा एक लड़का और था, वो भी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। एक था ए बी और दूसरा क्या था? सी डी। तो ए बी में ए वाला बॉयज था और बी वाला गर्ल है। सी डी में जो सी है बॉयज है और डी गर्ल्स है। तो क्या हुआ, इनमें हो जाता है ब्रेकअप। क्या होता है? इसमें हो जाता है ब्रेकअप, इनमें भी हो जाता है ब्रेकअप। क्यों ब्रेकअप हो जाता है? क्योंकि ये अब इनसे प्यार हो गया, ए को डी से प्यार हो गया। अब देखो, जो दो लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जब तीसरे से इसमें कनेक्शन हो जाएगा तो आप ही बताइए, उसमें मतभेद होगा कि नहीं होगा? उसमें झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तब क्या हुआ, ए का डी के साथ हो गया प्यार। जब ए का डी के साथ हो गया प्यार तो ये क्या हुआ, ए बी से थोड़ा लगाव कम कर दिया। क्या कर दिया? ए वाला बी से लगाव कम कर दिया, और इधर डी वाला क्या कर दिया? डी वाला सी से कम लगाव कर दिया। अब दोनों के अंदर मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, कुछ दिन के बाद ए और डी बहुत गहरा प्यार हो गया। जब ए और डी में गहरा प्यार हो गया तो ये दोनों क्या हो गए? एक साथ रहने लगे। ए और डी एक साथ रहने लगे। ए और डी एक साथ रहने लगे तो अब क्या हुआ, इधर बी बच गया था अकेले और इधर सी पड़ा हुआ था अकेले। तब ये दोनों साथ में रहने लगे तो ये क्या किए, कहे अलग रहने से अच्छा है चलो हम दोनों साथ हो जाते हैं। वो दोनों साथ में हो गए हैं, चलो हम दोनों लोग साथ में होते हैं। तो ये क्या हुआ, तब बी और सी साथ में रहने लगे। बी और सी साथ में रहने लगे तो क्या हुआ, ए वाला कहा डी से रिलेशनशिप कर लिया था तो ए डी के साथ रहने लगा, और इधर बी वाला सी से कर लिया तो सी के साथ रहने लगा। तो इस अभिक्रिया में केवल यही है, यही एग्जांपल इसे आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार ए डी के साथ रहने लगा और बी सी के साथ रहने लगा, उसी प्रकार सेम टू सेम ऐसी ही अपक्रिया। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लिया, आपने अपक्रिया समझ ली। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हमने ले लिया, और हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड और हमने ले लिया सोडियम सल्फेट। हमने क्या लिया? हमने लिया बेरियम क्लोराइड और हमने दूसरा ले लिया सोडियम सल्फेट। एक लिया गया था बेरियम क्लोराइड, दूसरा क्या लिया था? दूसरा लिया था सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ए वाला डी के साथ रहने लगा था ना, ए वाला डी के साथ रहने लगा। तो उसी प्रकार यहाँ जो बी ए है तो बी ए क्या करेगा? बी ए इससे साथ रहने लगेगा। जो बी ए है तो लास्ट वाले सल्फेट के साथ रहने लगेगा। जैसे हमने ये बताया वैसे ही सेम से। पहला क्या था? ए था, तो यहाँ पर पहले क्या है?
बी ए है, यहाँ क्या लास्ट में डी है, तो यहाँ पे क्या है सल्फेट, यानी ए वाला डी के साथ रहने लगा। उसी प्रकार यहाँ जो पहले वाला है लास्ट वाले के साथ रहने लगेगा। तो पहले वाला क्या है, तो पहले वाला है बेरियम, क्या है देखिए पहले वाला है बेरियम, पहले वाला क्या है बेरियम है। अगर बेरियम की बात करें तो जो बेरियम की बात करें तो बेरियम में +2 चार्ज होता है, कितना है +2 चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या है सल्फेट, ये डी वाला यानी बी ए सल्फेट के साथ आ रहा है, तो इसके साथ हमको एक यौगिक बनाना पड़ेगा। क्योंकि कैसे बनेगा जो दिखाते हैं वही चीज। तो क्या है सल्फेट, तो देखा जाए अगर सल्फेट को है तो सल्फेट के पास -2 चार्ज होता है। तो क्या करेंगे यहाँ का +2 वाला 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 वाला 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसमें त्रिज्या गुणा कर देंगे। जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या बी ए को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाए BA2 BA2, ये SO4 क्या करेगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन 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 एक बात और ध्यान रखिएगा, दोनों के साथ बराबर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्या है बेरियम के पास भी 2 हैं और सल्फेट के साथ भी 2 है। तो ये दोनों क्या विचार करेंगे, जब हमारे पास भी 2 हैं और आपके पास भी 2 है, तो चलो हम लोग दोनों छोड़ देते हैं, दोनों छोड़ देते हैं ताकि हम लोग आराम से रह जाएगा। तो जब इन दोनों को हटा देते हैं तो क्या बचता है, तब बचता है इसे बेरियम सल्फेट। यानी इसका मतलब क्या पता चला कि बेरियम और जो सल्फेट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा बेरियम सल्फेट इस प्रकार। तो ये वाला बेरियम सल्फेट हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखा है बेरियम सल्फेट। और फिर क्या हुआ था, बी वाला सी के साथ रहने लगा था, बी वाला सी के साथ रहने लगा था। ठीक है, तो बी की जगह क्या है, यहाँ पे बी की जगह पे है क्लोरीन और सी की जगह पे क्या है यहाँ पे सोडियम। क्या है बी की जगह क्लोरीन, तो ये भी बना के देखें, बी की जगह पे है क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और जो सी की जगह पे है वहां पे सोडियम, तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है। ये चार्ज कैसे आता है इसको बता देते हैं। चलिए मान लीजिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है तो होता है 11। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा 2 8 10। इसका पता ये चलता है, इसका जो एक अलग से इसका लेक्चर बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया था वो, और जो कैसे चार्ज आते हैं हमने एक लेक्चर बना रखा है, उस लेक्चर को देखिए तो चीज अच्छे समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा सोडियम, तो देखिए इसका लास्ट नियम ये है कि ये लोग अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक मतलब क्या, लास्ट में 8 पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो इसका अष्टक पूरा हो गया तो क्या बचा, 1 बचा है, तो 1 बचा तो क्या करता है सोडियम दान कर देता है। जब सोडियम दान कर देता है, 1 दान करता है तो +1 चार्ज आता है। इसी प्रकार क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन का जो है, तो क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है, कितना 17। जैसे दिखाते हैं ये नाभिक होता है, ये बाहरी कक्ष होते हैं। तो इनमें क्या होता है बताते हैं, यानी को इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें क्या हो जाए 2 8 4। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 2 होते हैं, इसमें होते हैं 8 3, इसमें 8 हो गए और बगल वाले में 7। तो नियम क्या होता है, ये हमने क्लोरीन के लिए बनाया है। तो नियम ये होता है कि ये कहेगा कि हमारे लास्ट वाले में 7 है और रहना चाहिए 8। अगर 8 रहेगा तो अपने खुशी से रहेगा, लेकिन इसमें 1 कम है, क्या है 1 कम है, तो ये क्या सोचेगा, सोचता है किसी से 1 मिल जाए तो ये हमारा 8 पूरा हो जाए तो हम आराम से रहने लगे। तो ये क्या करता है क्लोरीन 1 उधार ले लेता है। क्या करता है क्लोरीन 1 उधार लेता है, जब उधार लेता है तो माइनस जा जाता है, कितना -1। तो इस प्रकार माइनस का +1 आया यहाँ पे -1। ये चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे सूत्र बनाने को बता रहे थे, तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर -1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर क्या है +1 है तो +1 लिख देंगे। फिर त्रिज्या गुणा करेंगे, त्रिज्या गुणा करें तो क्या होगा, अगर सोडियम को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा सोडियम। अगर 1 से कभी गुणा करते तो लिखा नहीं जाता, यानी यहाँ पर 1 लिखा जाता है, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ भी ना लिखो तभी 1
माना जाता है क्योंकि एक छिपा रहता है। तो इसमें क्लोरीन को देखा जाए, क्लोरीन को एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन को एक होगा, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है तो क्या बचेगा, जब सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो उसी प्रकार यहाँ पर NaCl बना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो हमने देखा ए वाला डी के साथ मिला तो ए वाला डी के साथ मिल गया, बी वाला सी के साथ मिला तो बी वाला सी के साथ मिल गया। तो सेम टू सेम ऐसे अगर आप इसको समझ गए तो इस क्रिया को समझ जाएंगे बहुत आसान है। और एक एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं, और एग्जांपल हम कौन कौन सा लेते हैं, तो हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड तो हो गया है, हम लेते हैं AgNO3, हम ले लेते हैं AgNO3 प्लस। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है KCl। KCl के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम, और के का मतलब क्लोराइड। यानी पहला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा क्या है, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो हमने आपको पहले बता भी दिया है, ये वाला किससे मिलता है, ये वाला डी के साथ आता है। तो ए की जगह क्या है, Ag है, और डी के जगह पे Cl। तो देखेंगे Ag और Cl जब मिलेंगे तो क्या होगा, तो देखा जाए जो Ag होता है तो Ag प्लस एक चार्ज होता है, तो जो क्लोरीन होता है इसमें माइनस का एक चार्ज होता है। तो जब Ag और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या होगा, तो Ag पे देखा जाए एक है, क्लोरीन पे भी एक, फिर यह गुणा करेंगे तो क्या होगा, Ag को एक से गुणा करेंगे तो Ag हो जाएगा, लेकिन एक लिखा नहीं जाएगा। क्लोरीन को एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन, लेकिन एक लिखा नहीं जाएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा, यानी ए वाला डी के साथ मिल गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और अगला क्या है, बी वाला सी के साथ मिलता है, तो बी की जगह क्या है, NO3 है, और सी की जगह क्या है, के है, क्या है, के। तो देखें, तो देखते हैं, तो ये जब Ag वाला नहीं सॉरी जो के NO3 वाला जब के साथ मिलेगा, क्या करेगा, के साथ मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर भी एक होता है, यानी NO3 के पास भी एक होता है, और यहाँ पे देखा जाए तो पोटेशियम के पास भी एक होता है। जब एक होता है तो दोनों साथ में उतर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, KNO3, क्या हो जाएगा, KNO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो हमने क्या किया, दो एग्जांपल देख लिया, दो एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं, अगर आपको कोई परिभाषा लिखने को आएगा तो परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो क्या किया गया इसमें, जो इसमें किया गया वही ऊपर परिभाषा में लिख देना आपको। तो क्या लिखा, जब दो यौगिक, कौन, एक ही यौगिक है, एक ही यौगिक है, दोनों यौगिक है, कह रहा है जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर ले। ये क्या कर रहे हैं, आयन अदला बदली कर रहे हैं, Ag को दे रहे हैं इसको और Kl को ले रहे हैं। ये क्या Ba वाला SO4 के साथ चला गया और क्लोरीन सोडियम के पास चला गया। क्या करें, अदला बदली कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को द्विविस्थापन, या इसका दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं उभय विस्थापन क्रिया कहते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में द्विविस्थापन के नाम से भी मिल सकता है और उभय विस्थापन के नाम से भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको यही करना है, क्या किया गया, इसमें जो यौगिक हैं दो अपने आयनों का अदला बदला कर लिए, अदला बदला कर लिए तो क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया। नए पदार्थ बनने नहीं बनने, जब नए पदार्थ बन रहे हैं तो इस क्रिया क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी की अगर बात करें तो आपने देखा होगा चूना, क्या देखा होगा, चूना। तो चूना आपने देखा होगा, जब खड़ा चूना लेके आते हैं जो दीवार वाल की पुताई उताई करने के लिए, तो क्या कहता है, चूना लेके आते हैं, तो घर पे लाने के बाद क्या करते हैं, चूने में पानी मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, चूने में जब पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, तो चूने का घोल मिल जाता है, चूने का घोल हम लोगों को मिल जाता है।
जब घोल मिलता तो है, उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, जब चूना में जब पानी मिला देते हैं चूना खोलने लगता है। क्या करने लगता है? खोलने लगता है। खोलने लगता है मतलब उसके उसमें से उष्मा निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? तो उसमें से उष्मा निकलना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ क्या देखा गया? उष्मा, यानी चूने को पानी में मिलाया तो चूने का घोल मिला, लेकिन उसके साथ में देखा गया क्या कि उसमें से उष्मा निकल रही, गर्मी निकल रही। तो देखा गया जब उष्मा निकल रही तो जिसमें उष्मा की निकलती है, यानी जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, देखो ये दोनों अभिकारक मिलने के बाद क्या हुआ, ये उत्पाद हमको मिल गया। चूने का घोल क्या उत्पाद है, उत्पाद मिला, उसके साथ साथ में क्या मिल गया? उष्मा मिल गई। तो वही लिखा है, उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा निकलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। तो देखा जाए चूना क्या है, चूना एक अभिकारक है। तो पानी क्या है, पानी भी अभिकारक है। चूने का घोल ये क्या है, ये उत्पाद है। ये क्या है, तो उष्मा है ये। यानी जब उत्पाद दो मिल जाते हैं, उत्पाद मिलने के बाद सॉरी जब अभिकारक मिलते हैं, अभिकारक मिलने के बाद क्या होता है, उत्पाद बनता है। उत्पाद जब बन जाएगा क्या होगा, उत्पाद के साथ साथ में उष्मा भी निकलती है। तो ऐसा अगर कोई अपक्रिया हम देखने को मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि वह उष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं, हमने कार्बन ले लिया, हमने ले लिया कार्बन, हमने मिला दिया ऑक्सीजन। क्या मिला दें, ऑक्सीजन मिला देते हैं। तो जब हम लोग कार्बन में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ कौन बनेगा, वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ इसमें उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। उष्मा कितनी निकलती है, तो 94 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कितनी, 94 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो लिखा गया जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसका नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके साथ क्या निकलेगा, तो 94 कैलोरी उसमें निकलती है। और दूसरा एग्जांपल की बात करते हम ले रहे हैं मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4 होता है। इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन मिला देते हैं, क्या करते हैं, जब इसमें हम लोग ऑक्सीजन मिला देते हैं, हमने ऑक्सीजन मिला दिया, जब ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलाने पे इसमें क्या होता है, जो कार्बन है और कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये क्या क्या, कार्बन है और ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसके साथ साथ देखा जाए क्या, यहाँ पर H है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। जब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ दहन कराया गया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बन गया। उसके साथ साथ क्या बनता है, उसके साथ साथ उष्मा भी निकलती है इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए अपक्रिया संतुलित नहीं तो क्या करेंगे, फिर संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो क्या करेंगे, आप इसको संतुलित करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो क्या करें, पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा करने क्या हो जाए, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया। अब देखें इधर ऑक्सीजन 2 इधर, 2 यहाँ 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही, माना दिक्कत हो गया। इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। इसको संतुलित करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए देखा हमने क्या किया इस लेक्चर में, द्विविस्थापन उष्माक्षेपी हमने समझ लिया। इसके जो बाद की जो क्रिया है हम क्या करें, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।